औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल डिजीजेस, जिसे आपसे डिस्कस भी हुआ माशाल्लाह। ठीक है, तो वायरल डिजीजेस, अभी तक हमने जो वायरस के अंदर स्टडी किया है कि वायरस किस तरह डिस्कवर हुआ है। ठीक है, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, वायरस जब डिस्कवर हो तो उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी पता लगी। ठीक है, इसकी खसूसियात क्या है। वायरस की खसूसियात पता होंगी तो आप सबसे बेहतर काम क्या कर सकते हैं कि उससे आप बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। तो वायरस की हमें खसूसियात बताऊंगी। बेटा मैंने माइक्स बंद कीजिए। नवीद हुसैन साहब माइक बंद करें अपना। ठीक है, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग के अंदर बाद में बच्चों को लेक्चर लेने में प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज में तो प्रॉब्लम नहीं है? जी सर, आ रही है। जी सर। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर पता होंगी किसी चीज की, जैसे अगर आपको दुश्मन के बारे में पता हो कि दुश्मन की क्या क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, तो फिर आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। जब आपको पता होता है, उस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो फिर आपकी कामयाबी काफी हद तक यकीनी हो जाती है। मतलब आपको पता हो कि आपको पेपर कौन सा टीचर बना रहा है और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड पेपर बना सकता है। ठीक है, या किस सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप उस वैसे तैयारी करते हैं। जब वैसे तैयारी करते हैं तो वैसा आंसर देने का भी आप अहल रखते हैं। लेकिन अगर आप बगैर अपनी प्रॉपर्टीज समझे किसी की काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। तो वायरस की प्रॉपर्टीज से हमें पता क्या लगा कि हम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से भी किस तरीके से बच सकते हैं और दूसरे वायरस से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है सर, ये सारी चीजें। तो प्रॉपर्टीज हुई वायरस की, डिस्कवरीज हो गई वायरस की, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि उसको हमने क्लासीफाई किया। क्लासेस के अंदर 8 क्लासेस जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। इसके बुक में से नहीं बताई हुई। हमारे जो ये वाली बुक है पंजाब बोर्ड की, सिंध वाली बुक के अंदर उन्होंने 8 क्लासेस जो है वो सारी उन्होंने एलोबरेट की है, डिस्कस की है। ठीक है, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन के साथ हमने उसकी दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी, उसकी की मार्फोलॉजी, शक्ल सूरत, और फिर दूसरी उसका न्यूक्लिक एसिड कंटेंट कि अपने पास कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड के अंदर मटेरियल, आरएनए, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से वो सारी चीजें हमने इसको स्टडी किया। अब हमने फिर क्या देखा कि वायरस कौन कौन सी, अब हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है वायरस की डिजीजेस, बीमारियां, कि वायरस कौन कौन सी डिजीज। हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से तो हमारे पास यही टॉपिक बनता है। अब देखते हैं मजीद हमारे पास जो है वो जो हमारी यहाँ की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके अंदर ये सारी चीजें जो देखें हम पढ़ चुके हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने से क्रॉस हो रही है इस पर। ठीक है, लाइटोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज वायरस, इन्फेक्शन किस तरीके से क्रिएट करता है, स्किन पे किस तरीके से बैठता है। ठीक है, इस तरीके से इस बुक को आप ये देखें, आ गई लाइटिक साइकिल आ गई, इसके नीचे फॉरन लाइटोजेनिक साइकिल आ गई। ठीक है, जैसे दुआ भी डिस्कस कर रही थी कि सर लाइटोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों हमारी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर भी आ गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस भी हमने डिजीज कर ली, और कुछ डिजीजेस भी हमने वायरस की देख ली थी। ये आपके सामने पिक्चर्स भी आ गई, वायरल की डिजीजेस आपके सामने आ गई, जिसके अंदर मीजल, मम्स, हर्पिस सिम्प्लेक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, रेट्रोवायरसेस। चले जनाब, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट्रोवायरस मैंने आपको बताया था कि दीज आर द वायरसेस व्हिच आर अकरिंग द व्हिच आर टेक्स प्लेस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का बनना, राइबोन्यूक्लिक एसिड का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बनना। यानी डीएनए इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और आरएनए जो है उसका असिस्टेंट होता है। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूक्लियस के अंदर रहता है डीएनए, और ये खुद को डीएनए से अपना न्यूक्लियस से, सेल के न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकालता, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन भी जीन और इसी के पास होती है। तो ये क्या करता है, अपनी एक सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी बनाता है अपने अंदर से, जो नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस होती है उसकी कॉपी बना के एक स्ट्रैंड बनाता है, जिसको हम आरएनए कहते हैं। वो स्ट्रैंड फिर न्यूक्लियस से निकलता है और फिर साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद काम करता है। ये बात भी कर रहा हूँ यूकैरियोट सेल की, क्योंकि जीन तो हर एक के पास है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस के पास तो सेल ही नहीं है, तो वायरस के पास न्यूक्लियस भी नहीं है। लेकिन वायरस के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी जो है ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, वायरस के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल को उसने
बरूए कार लाने के लिए कि अपनी बॉडी के पार्ट्स बनाए, तो वो किसी होस्ट को में अपना टारगेट करता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों, ठीक है, वो होस्ट के अंदर जाता है। यह हमारे पास डिजीज है जनाब, आरएनए, देखिए लिखा हुआ है आरएनए ट्यूमर वायरसेस, डिजीज पढ़ रहे हैं हमारे, डिजीजेस हैव बीन नोन फॉर द मैनी इयर्स, काफी अर्से से। ट्यूमर वायरस, ट्यूमर देखें कैंसर की किस्म है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, लंग्स ट्यूमर, स्किन ट्यूमर, तो वैसे मोस्टली ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ट्यूमर किसे कहते हैं? अनवांटेड मास ऑफ द सेल, यानी किसी बॉडी के किसी पोर्शन में ऐसे सेल्स का बन जाना जो अनवांटेड हो। अनवांटेड मतलब बॉडी के लिए वो खतरनाक हो, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ना हो, उन्हें कहते हैं ट्यूमर। वायरसेस हैज बीन नोन एज द फॉर मेनी इयर्स, यानी कि ऐसे वायरसेस जो ट्यूमर करते हैं काफी अरसे से रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं। और याद रखें कैंसर का भी एक बहुत बड़ा रीजन वायरस ही है, कैंसर का। अब कैंसर खुद क्या होता है ये आगे में स्टडी करेंगे। These viruses are the widely distributed in the nature are the associated with the tumor production. ये वायरसेस जो हैं वो काफी अरसे से ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। एनिमल्स के, अच्छा, नंबर ऑफ द एनिमल्स स्पीशीज, एनिमल के अंदर भी करते हैं, सच इज अ फाउल, रोडेंट, रोडेंट जो लकड़ियों को कुतर के काटते हैं, चूहा भी है उसके अंदर, आपके पास हाइनास भी हैं और बहुत सारे, एंड कैट्स, बिल्लियां, ठीक है ना जनाब। ये सारे आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि, अच्छा, अब द मोस्ट फेमिलियर वायरस इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो इंसान का इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता हो, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्टर्ब करता हो, उसके डिफेंसिव सिस्टम को जो है ना वो डिस्टर्ब करता हो, ठीक है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं इसको आगे क्या बात कर रहा है। देखिए मैं बार बार बता चुका हूं कि हर वायरस की एक खास स्पेसिफिक प्लेस होती है जिसके ऊपर जाके वो इन्फेक्ट करता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोजल कैविटी से लेके गले और कान और यहाँ तक इफेक्ट करता है। कोरोना वायरस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी से लेकर हमारे लंग्स तक पे इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से स्किन इन्फेक्शन है, जैसे हर्पिस आपने पढ़ा सिंप्लेक्स, वो होंठों पर या स्किन के ऊपर कर रहा है, ठीक है। मीजल एंड मम्प्स का कर रहे हैं, गले पे कर रहे हैं। मीजल्स का कर रहा है चेस्ट, अपना पूरे जिस्म की स्किन के ऊपर कर रहा है। तो एक वायरस पूरी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करता, ओके, यानी इसका खास स्पेसिफिक प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि हर स्पेसिफिक प्लेस का हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, ब्लड प्रेशर लेवल अलग है, और pH अलग है। इन तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर की बुनियाद के ऊपर हर वायरस अपना अपना काम दिखाता है, ठीक है, कोई बात। इस तरीके से जो ये HIV वायरस है ये इंतहाई खतरनाक वायरस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइट है, साइट फॉर इन्फेक्शन है, वो कोई ऑर्गन नहीं है, जैसे स्किन, जैसे लंग्स, जैसे नोज, जैसे किडनी, जैसे हेपेटाइटिस वायरस है तो वो लीवर को जाके टारगेट करता है। HIV की जो टारगेट प्लेस है बॉडी के अंदर वो क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। वो क्या है? इम्यून सिस्टम, यानी कि पूरे सिस्टम को ट्रिगर करता है। और वो सिस्टम भी कौन सा? जो इंसानी जिस्म को या जानवर के जिस्म को, या स्पेसिफिकली इंसान की बात कर रहे हैं, उस वायरस यानी उस जिस्म को जो इम्यून सिस्टम कंट्रोल कर, प्रोटेक्ट कर रहा होता है तमाम चीजों से, उस प्रोटेक्शन को खत्म करता है। जब भी नाम देखिए क्या लिखा है, ह्यूमन, इंसान का इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऐसा वायरस जो इंसान की इम्यून सिस्टम को डेफिसिट करे, इंसान के इम्यून सिस्टम को। याद रखें जब इंसान का इम्यून सिस्टम ही डेफिसिट हो जाएगा, जब वो खत्म हो जाएगा, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो जब प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, तो फिर याद जो इतने सारे वायरसेस जो रोज हमारी बॉडी में आते हैं, या बैक्टीरिया रोज हमारी बॉडी में आते हैं, या और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जाती हैं, जिनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम बेहतरीन तरीके से नंबर्स आजमा हो रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है और हमें बीमार होने नहीं देता। लेकिन जब ये सिस्टम डिरेल हो जाएगा इस वायरस की वजह से, तो होगा क्या कि इंसान के ऊपर छोटा बड़ा मोटा पतला, छोटी जीन वाला बड़ी जीन वाला तमाम वायरस, तमाम बैक्टीरिया, तमाम दूसरे पैथोजन, तमाम फंजाई फौरन इन्फेक्ट करें। क्यों? अंदर से इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, रोकने वाला सिस्टम। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि एक अगर बैंक के ऊपर गार्ड्स ना हो, जब गार्ड्स नहीं होंगे तो वहां पर कोई भी छोटा मोटा डाकू भी आसानी से रॉबरी कर सकता है और जाके डाका मार सकता है, पैसे लूट सकता है। लेकिन अगर 2-3 गार्ड खड़े हो, वो भी अगर पिस्टल के साथ खड़े हो,
तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रॉबर वहां पर प्रोसेस करना, ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम काम करता है। अभी और जब इंसान का इम्यून सिस्टम देखिए, अब सुनिए, एक्वायर्ड मतलब कब्जा करना, इम्यून मतलब डेफिशिएंसी सिस्टम पे, अपना अपना डिफेंसिव सिस्टम पे, उस सिस्टम पे कब्जा करता है एचआईवी, और उसे डेफिशिएंसी मतलब कम करता है, इतना कम करता है, इतना कम करता है कि तबाह कर देता है, यानी कि वायरस मतलब उसके पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। जब खत्म कर देता है तो छोटा मोटा सारे वायरसेस उसको बीमार कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया उसको बीमार कर रहा होता है, दूसरी तमाम चीजें उसको बीमार कर रही होती हैं। तो जब उसे बीमार कर रही होती है तो होता क्या है, वो फिर जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस पेशेंट का सर्वाइव करना, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों की कलेक्शन बन जाता है। एक ही आदमी को सारी बीमारियां होती है, क्यों? अब यानी कि जैसे एक ही बैंक के ऊपर डाका डालने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो इस तरीके से इंसानी सिस्टम को जब सिस्टम खत्म हुआ, प्रोटेक्शन वाला सिस्टम खत्म हुआ, तो हुआ क्या कि जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई रुके हुए थे, सबने हमला करना शुरू कर दिया। तो इंसान सिंड्रोम, देखिए लफ्ज आ गया लास्ट में, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीज, यानी इंसान डिजीज से भर जाता है। तो जब इतनी सारी डिजीज उसको होंगी और आपका इम्यून सिस्टम क्योंकि तबाह हो गया है, तो दोबारा तो बनेगा नहीं। तो फिर होता क्या है, इंसान मजीद बीमारियों का शिकार होता चला जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी अल्टीमेटली सॉल्यूशन डेथ होती है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है इंसान। अब आप देखिए एक बड़ी हसीन बात देखिए, इस कोरोना वायरस की वजह से एक पॉजिटिव बात ये भी नजर आई कि एक गौर कीजिए अपने चारों तरफ, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने पड़ोस में, अपने खानदान में, कि आपको जो नॉर्मल पेशेंट्स नजर आ रहे थे, कि आपको एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में पता लगता था यार उनका पेट खराब हो गया, यार उनको जो है ना यानी प्रॉब्लम हो रही है, या उनको डायरिया और मोशन हुए हैं, उनका बीपी लो हो गया, और वो ब्लड प्रेशर की या फ्लैजेल की उनको ड्रिप लगी हुई है, वो अस्पताल लेके आए कल रात, बुजुर्ग या बूढ़े या जवान या बच्चे या औरत, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपको पिछले 2 महीने से ये कंप्लेंट्स कम मिल रही। क्यों कम मिल रही पता है? क्योंकि जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग की है, एक दूसरे से हमने हाथ मिलाना बंद किए हैं, एक दूसरे से हमने मिलना जुलना काफी तर्क कर दिया है, आना जाना बंद कर दिया है, सब अपने अपने घरों के अंदर हैं। तो जो हमारा सोशल कॉन्टेक्ट से दूसरे वायरस एंड बैक्टीरिया और फंजाई फैल रहे थे, वो भी रुक गए। जो नजले का वायरस फैल रहा था, जो डायरिया का वायरस बैक्टीरिया फैल रहा था, इस तरीके से नमूनिया का जो है ना वो बैक्टीरिया फैल रहा था, स्किन इन्फेक्शन के वायरसेस फैल रहे थे, तो वो सब भी तो रुके ना। जब वो सब रुके तो हुआ क्या कि हम काफी सारी डिजीज से बच गए, ठीक है जनाब। तो अभी आप अस्पतालों में जाएं तो आपको वो कंडीशन नजर नहीं आएगी जो पहले नजर आ रही थी। आप किसी डॉक्टर से भी, जो आपका चाचा मामू था, उनसे भी पूछ लें कि आपके पास ये वायरस पेशेंट आ रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं भी कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी है, कोरोना की वजह से कर रखी है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव है। आप अपने अंदर खुद की तबीयत को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा खुद सोशल कॉन्टेक्ट रुका हुआ है। तो उससे हो क्या रहा है, तो हमारा खुद से सोशल कॉन्टेक्ट रुका हुआ है, तो उससे हम क्या है कि खुद भी इन तमाम परेशानियों से बचे हुए हैं, और वायरस का जो दूसरे वायरस एंड बैक्टीरिया है वो भी नहीं फैल रहा है, ठीक है ना। तो हम दूसरी बीमारी से ही बचे हुए। लेकिन खुदा ना खाते किसी को अगर एड्स हो जाए और उसका डेफिशिएंसी सिस्टम खत्म हो जाए, डिफेंसिव सिस्टम, तो उसको फिर कंटिन्यू ये डिजीज रहेगी। अब उन्होंने आगे पता नहीं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, देखिए एड्स की डिटेल ये बता दी, ठीक है ना। देखिए टी लिम्फोसाइट सेल, देखिए बहुत वायरस दौर में ये लिखा हुआ टी लिम्फोसाइट सेल, बेसिकली देखिए ये लिखा हुआ, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द एचआईवी इज द टी लिम्फोसाइट सेल। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक पोर्शन है, टी लिम्फोसाइट सेल, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स, लिम्फोफिल्स, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये हमारे डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जब यही इन्फेक्ट होकर खत्म हो जाएंगे तो डिफेंसिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, देखिए आगे लिखा हुआ, विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द, जब यही सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर सारे वायरस बैक्टीरिया हमको तेजी के साथ इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। 1948 के अंदर आ गया स्कार्जिंग डिजीज, खैर ये तो सब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए ये आ गया एचआईवी वायरस, इसकी जरा शक्ल देखें, कम से कम बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी, जो आपको ऊपर से दिखा रहा है। मैडम मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप सबको? यस सर। जी आ रही है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर आवाज क्लियर नहीं है। जी सर। चले शाबाश, ठीक है।
अब देखिए कोरोना बिल्कुल इस शक्ल आपको कोरोना वायरस जैसे नजर आ रही है। अब उसके ऊपर एनवेलप है, इसके टेंटिकल्स हैं, आरएनए जीन देखिए, और सबसे नीचे से चलते हैं, सबसे नीचे से देखिए एनवेलप स्पाइक्स। और से सुनिएगा, देखिए क्या समझाना चाह रहा हूँ। बेटा आप अपने माइक्स बंद करें, मुझे बंद करना पड़ता है। देखिए और से जरा तस्वीर को देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा है। इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर ये देखिए, बाहर नीचे में देखिए एनवेलप स्पाइक्स। आपको अक्सर टीवी पे दिखा रहे हैं ना कोरोना, वो ऐसे करके ऐसे कोई चीज पकड़ रही होती है। तो ये स्पाइक्स क्यों होते हैं? क्योंकि यही सबसे पहले होस्ट के ऊपर जाके पकड़ता है, होस्ट के स्किन के ऊपर, माउथ के ऊपर, नोज के ऊपर, टंग के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर होस्ट के स्पाइक, मतलब वहां से इसको ये पकड़ेगा। दूसरा वायरल एनवेलप, ये इसके ऊपर कवरिंग है पूरी, एनवेलप, यानी कि ये एनवेलप्ड वायरस है। ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखिए जनाब, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? एक आरएनए पॉलीमरेज, जो हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है? बजाय कि डीएनए से आरएनए को बनाए, आरएनए से डीएनए को बनाता है। अब काम उल्टा करेगा तो डीएनए की सीक्वेंस भी उल्टी जनरेट होगी। जब डीएनए की सीक्वेंस उल्टी जनरेट होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस का भी सारा सिस्टम उल्टा हो जाएगा, तो प्रोटीन ही डिस्टर्ब बनेंगे। तो ये दैट इज वेरी डिफेक्टिव, बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाएगा। ये प्रोटीन कैप्सिड, ये लिखा हुआ देखें, ये प्रोटीन कैप्सिड किसको कवर किया हुआ है? अंदर रखे हुए आरएनए जीनोम को। तो पता लगा कि जो एचआईवी है ये आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस बहुत फास्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिकली फाइनली जीन की सीक्वेंस होती है, उन्होंने सिर्फ जाके ट्रांसलेशन करनी होती है, प्रोटीन बनाना होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन उनमें हुई भी होती है। ठीक है ना, इनको डीएनए, होस्ट डीएनए के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये एचआईवी वायरस जैसे ही जाता है, अच्छा ये बॉडी के अंदर रहता है। अच्छा याद रखिए, एचआईवी वायरस जो है 200, अगर 100 बंदों को एचआईवी होता है, अगर पॉजिटिव होता है, तो उसमें सिर्फ 2% ऐसे हैं कि जो एचआईवी से कहाँ जाएंगे? एड्स की तरफ, जिनका इम्यून सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो खत्म हो जाएंगे। देखिए ये वायरस भी बॉडी के अंदर रहता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम तमाम कर देता है डिफेंसिव सिस्टम का, इंसान का डिफेंसिव सिस्टम खत्म हो जाता है, तो वो बीमारियों की माजगाह बना रहता है। हम कहते हैं इसको एड्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम उसको एड्स की वजह से ही हुई, एचआईवी की वजह से हुई। लेकिन 98% अगर 100 में से 2 को तो कंटिन्यू हो जाएगा, एचआईवी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 98% एचआईवी आएगा, हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ेगा और 98% बाहर निकाल देगा और 98% लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन 2% में ये स्टे कर जाता है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये पूरे जिस्म के ऊपर जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके ऊपर ये पूरी तरह काबिज आ जाता है। ठीक है ना। और जब डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो दोबारा से नहीं बनता। जैसे कि मैंने कहा था कि कोरोना वायरस जो मुराद अली शाह के बहनोई को हुआ, बाद में नेगेटिव आ गया, लेकिन क्योंकि वो लंग्स का काम उतार चुका था, लंग्स खत्म हो चुके थे उसके, तो अब वो जाहिर सी तो लंग्स जब सांस नहीं जाएंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? तो वो साइड इफेक्ट से मर गया बाद में, वरना टेस्ट नेगेटिव आ चुका था। ठीक है जनाब। अच्छा अब ये डायग्राम आपके पास एक और आ रही है, देखिए इसके अंदर क्या बता रहा है? इन्फेक्शन साइकिल ऑफ द एचआईवी, यानी कि किस तरीके से एचआईवी स्किन पे बैठता है और किस तरीके से वो बॉडी के अंदर जो है ना अपना डीएनए इंसर्ट करता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायरस बॉडी के ऊपर आके बैठता है, थ्रेश होल्ड करता है, सुराख करता है। ठीक है, ये उसका होता है एक्शन साइड, और फिर अपना डीएनए बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, और अंदर से करने के बाद ऊपर से घोष की तरह गायब हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी देखिए सेम यही बता रहा है कि ये कैप्सिड एनवेलप, ये जो नजर आ रहा है एचआईवी वायरस, ठीक है, ये रहा एचआईवी वायरस लिखा हुआ है इसके ऊपर, एचआईवी वायरस, और उसके अंदर क्या रखा हुआ? आरएनए, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है, यानी 2 स्टैंडर्ड है, अलग अलग है। और कैप्सिड एनवेलप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये वो एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। ठीक है, तस्वीर समझ में आ रही है ना? ये फौरन, और जो ये पूरी ब्लू कलर के ये बॉक्स बना हुआ है, ये समझ लें कि हमारी स्किन है, ये इंसान की स्किन है। इसके ऊपर फ्रंट पे बैठेगा, स्किन के अंदर आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से थ्रेशोल्ड करेगा, फिर CD4 रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट किसे कहते हैं? कि जहां से ही हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, नाक से जाए, हाथ से जाए, कान से जाए, ब्लड से जाए, किसी चीज से भी जाए। ठीक है, अब उसने अपना देखें सिर्फ और सिर्फ आरएनए ट्रांसफर किया है, ये पिंक पिंक से 2 स्ट्रैंड नजर आ रहा है, नथिंग एल्स। और जो थोड़ा बहुत उसका एनवेलप के कुछ बारीक बारीक पिने जो थी, वो जो थी स्पाइक्स, वो टूट गए,
बाकी पूरा का पूरा वायरस अपनी जगह पर मौजूद है, सिर्फ उसने क्या कर दिया, आरएनए भेज दिया। और देखें ये जाके किस CD4 रिसेप्टर बियरिंग द टी लिम्फोसाइट्स, किस पे जाएगा डायरेक्टली, ये लिम्फोसाइट सेल के ऊपर जाके इन्फेक्ट करेगा, किसी और पोर्शन को ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट्स में चला गया और वायरल आरएनए ये आ गया, एक ही काम कर सकता है दोनों, क्योंकि दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन। तो आरएनए डीएनए हाइब्रिड क्या कह रहा है, ये होस्ट के डीएनए से मिला, आरएनए से मिला, हाइब्रिड दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद दोबारा अब उसने डीएनए बना दिया। क्यों डीएनए बनाया, क्योंकि दोबारा से ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड्स बनाएगा। ये वो स्ट्रैंड्स होंगे जो जाके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और पूरे टी लिम्फोसाइट्स को कवर कर लेंगे हमारी बॉडी के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो होगा क्या, देखिए लिखा हुआ क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसका है, ये टी लिम्फोसाइट सेल्स की बात कर रहे हैं हम, जो हमारे अंदर यूकैरियोट सेल्स, उसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए, फिर ये प्रोवायरस, प्रोवायरस मतलब इनिशियल स्टेज, और फिर उसने देखा दोबारा ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना दिया ना, ये इसका असल काम था। अब ये तेजी के साथ आरएनए बनते रहेंगे और नए नए सेल्स को ये ग्रिप करता रहेगा, और जब नए वायरल प्रोटीन्स बनते हैं, ये सबसे अल्टीमेटली वायरल प्रोटीन बन गया, क्योंकि जीन का काम ही क्या होता है, प्रोटीन बनाना। हर जीन का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब जैसे ही एंड में आके प्रोटीन सिंथेसिस बन गए, इन्होंने देखे कॉपीज बना दी अपनी बहुत सारी। अब ये जो कॉपीज है दोबारा एक नया वायरस बन के सामने आ गया, देखे आ गया ना HIV, ये पूरी इस चीज ने। सर जी जी फरमाइए बेटा। मैं आपने कहा था कि आरएनए से डीएनए बनता है, तो इसमें अभी डीएनए से आरएनए क्यों बन रहा है? इसलिए बना है, देखिए इसमें फौरन देखिए, इस आरएनए, इधर देखिए मेरे माउस को, आरएनए ने पहले किसके साथ जाके कोलैबोरेट किया, डीएनए के साथ, और फिर उसने क्या किया, हाइब्रिड। यानी कि इस डीएनए को पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले किसने दी, इस आरएनए ने, क्योंकि इस आरएनए के पास जो जीन थी वो वायरस की थी, और जबकि इस डीएनए के पास जीन जो थी वो इंसान की थी, यानी जिस भी इंसान को इन्फेक्ट कर रहा था। पहले इस आरएनए ने इस डीएनए की जीन सीक्वेंस को चेंज किया, इस आरएनए ने इस डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किया। यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कि आरएनए ने डीएनए को चेंज किया। जब डीएनए को चेंज किया तो देखिए आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया, यानी मिलकर एक नई चीज बन गई। अब इसमें डीएनए की क्वालिटीज भी है और आरएनए की इंफॉर्मेशन ने इसको चेंज किया। अब जब, अभी ट्रांसक्रिप्शन ही करेगा असल में, और ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएगा, लेकिन इस आरएनए के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन उस आने वाले वायरस की है जो इसके अंदर जीन छोड़ के गया था, क्योंकि उसी आरएनए ने इस डीएनए की सीक्वेंस को चेंज किया था। असल में यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अब जो प्रोटीन बन रहा है वो अब ह्यूमन बीइंग का नहीं बन रहा, लिम्फोसाइट्स का नहीं बन रहा, अब वो प्रोटीन बन रहा है वायरल प्रोटीन। देखिए लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि उस आरएनए ने होस्ट के डीएनए को भी चेंज कर दिया था जीन सीक्वेंस के जरिए, और अब जो प्रोटीन बन रहा है वो आरएनए वायरसेस के बन रहा है, जो कि HIV का सेल वायरस, ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या कह रहा है, प्रोटीन पूरा लिखा हुआ है, देखिए the proviral DNA is transcribed into the RNA and translated into the protein, पूरी बात उसने बता दी, ठीक है। पहले डीएनए में ट्रांसफर हुआ, फिर उसी डीएनए ने आरएनए को प्रोड्यूस किया और डबल आरएनए बना दिया, और देखिए इस तरह HIV बन गया। यानी अभी HIV कहाँ बना है, हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर हजारों वायरसेस बनते हैं तो हजारों नए टी लिम्फोसाइट सेल को पकड़ लेंगे। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो इसके अगेंस्ट काम करेगा, अगेंस्ट काम करके इसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसको बॉडी से बाहर निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, क्योंकि इसको जब इनएक्टिव फेज में करेगा तो वो 7, 14 या 21 दिन, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा किसी भी इंसान का, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, इसके ये सारे टी लिम्फोसाइट सेल को खत्म कर देगा। जब सारे टी लिम्फोसाइट सेल खत्म हो जाएंगे तो पूरा इम्यून सिस्टम डिरेल हो जाएगा, तो इंसान के पास बचने की कोई रास्ता बचेगा ही नहीं, तो उसका पूरा सिस्टम डिफेंसिव खत्म हो जाएगा, और उसकी पूरी बॉडी हर सर वायरस ये से। बॉडी के अंदर सर ये बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो कौन से प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं जो मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए से बॉडी के अंदर जो है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, ये हमने अच्छा हेपेटाइटिस तो ये लेके आ गए, लेकिन HIV फैलने के हम तरीके पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द टू स्प्रेड द HIV, जो आपकी बुक के अंदर जो है वो पेज नंबर 94 पे डिस्कस किए हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द HIV, ठीक है। कल हमारी इंशाल्लाह वायरस की आखिरी क्लास होगी, उसके अंदर हम सारी चीजें खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। आज हम हेपेटाइटिस को थोड़ा डिटेल ले रहे हैं, इसको एड्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है।
और हम सारे वायरस को अंडरस्टैंड करके याद रखें सर एक कोरोना वायरस। सवाल थे सर इसके हवाले से। जी जी फरमाइए बेटा। सर यहाँ पे जो वायरस ने आरएनए लेके आया, सर वायरस में डीएनए भी तो होते हैं साथ। देखिए हमने न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ा कि वायरस अपनी अपनी कैटेगरीज रखते हैं, कुछ के पास आरएनए है सिर्फ, कुछ के पास डीएनए है, कुछ के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कुछ के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, कुछ के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो दैट इज द बेस ऑन द न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। ठीक है ना, ये तो एक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस। डीएनए भी रखता है, आरएनए भी रखता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन ठीक है सर। अच्छा अब हम बात करते हैं किसके कि ट्रांसमिशन, एड्स फैलता कैसे है। याद रखिए एड्स हो या कोई सी भी डिजीज हो जो कि वायरस की डिजीज है, वो उनका फैलने का तरीकाकार एक ही है। यानी कि हम अब एड्स फैलने की तरीके तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं कि वायरस कैसे फैलता है। जब वायरस फैलेगा तो वो अपनी बीमारी भी फैलाएगा, अंडरस्टैंड। तो बुनियादी तौर के ऊपर वायरस, देखिए वायरस इज द कॉन्टेजियस, मूवी का नाम भी है कॉन्टेजिन, आप सारी चीजें पढ़ भी रहे होंगे कभी। इसमें भी मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर कि इस वक्त कोरोना वायरस के पीछे क्या कंडीशन हो रही है, कोरोना वायरस एक्चुअली अपनी क्या हैसियत रखता है, हैसियत का रखता है, इसके पीछे कौन से पॉलिटिकल्स और दुनिया के कौन कौन से जो है अपने अपने मकसद प्रेजेंट हैं, इसके अमेरिका के हों या किसी और इसराइल के हों या किसी और इस्लाम दुश्मन ममालिक के हों या कुछ भी हो, तो हम इसको अंडर करेंगे कि ये वायरस बीमारी किस हद तक है, प्रोपेगेंडा किस हद तक है, ये भी हम गुफ्तगू करेंगे बाद में इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कि एड्स फैलने या वायरस फैलने के। देखिए वही रीजन है, एड्स वायरस कॉन्टेजियस है तो कॉन्टैक्ट से फैलता है। अगर किसी शख्स को, किसी औरत को, किसी मर्द को अगर एड्स है तो याद रखें जब वो किसी से सेक्सुअल, जैसे बीवी को है, हस्बैंड बिल्कुल ओके, जब वो दोनों आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे दोनों को हो जाएगा। इस तरह अगर कोई गैर मर्द गैर औरत के साथ करेगा तो किसी एक को होगा तो दूसरे को लाजमी होना ही होना है, क्योंकि डीप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, गहरे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्म एंड ओवर ट्रांसफ्यूजन से। पहली बात सलाइवा, यानी कि ये फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ना के एड्स बल्कि हर वायरस फैलता है। जब भी आपको अभी क्या जा रहा है, छींक से बचें, लिक्विड से बचें, दूसरे के पसीने से बचें, दूसरे के गीलेपन से बचें, सब चीजें बताई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर 3 फीट का फासला इसलिए रखा है क्योंकि 3 फीट के फासले से हमें सारी सेफ्टीज मिल जाती है कि हम ना दूसरे को छू सकते हैं, ना दूसरे किसी चीज को हाथ लगा सकते हैं, ना दूसरा हमें छू सकता है। तो जब तक छुएंगे नहीं चीज ट्रांसफर नहीं होगी, उसमें नया होस्ट नहीं मिलेगा। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे कहते हैं, जो लिक्विड बॉडी से निकलते हैं, जैसे आंसू, जैसे सलाइवा, बलगम जैसे हम कहते हैं, ठीक है, कान से जो सिक्रीशन निकलती है, पसीना सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना, स्वेटिंग, स्पर्म, ओवा, ठीक है ना, ये सब बॉडी से निकलने वाली सिक्रीशंस है। ठीक, इनसे बचना है, लाजमी बचना है, वैसे ही बचना है, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, एक तो ये कॉन्टेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा कॉन्टेक्ट है जनाब, सबसे खतरनाक, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल ना होना। हम क्या पुराना होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है, एक ही सिरिंज एक बंदे को लगाई, दूसरे पेशेंट को भी उसी से इंजेक्शन लगा दिया। एक तो था तो क्योंकि डीप कॉन्टेक्ट हुआ ना, अंदर तक गई सिरिंज, बाहर निकली। लेकिन एड्स वाले से आप हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, क्योंकि वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन नहीं है। जिसे कोरोना सुपरफिशियल है कि अगर किसी को छींक से लग जाएगा, लेकिन एड्स छींक से नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसलिए फिर भी वो जितना कांटेक्ट में ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा चांसेस है, जितना कांटेक्ट से दूर रहेंगे उतना ज्यादा बचने के चांसेस है, ठीक है ना जनाब। दूसरा बात होगी, यानी कि एक तो होगी डीप सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तीसरा डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल ना करना, चौथा जनाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद स्क्रीन ब्लड ना लेना। मतलब किसी इन्फेक्टेड बंदे का ब्लड ले लिया, हमें पता ही नहीं था या लेबोरेटरी ने उसको टेस्ट नहीं किया था, वैसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो तो फौरन ही आप पेशेंट से पेशेंट, ना के एड्स, कोरोना हो या नमूनिया, अपना इन्फ्लुएंजा हो या आपके स्किन पे कोई सा भी वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल जाएगा। अगर उस बंदे को ये प्रॉब्लम थी तो दूसरे बंदे को, हाँ लेकिन कुछ जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस नहीं फैलेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वायरस ब्लड तक जाता ही नहीं है, जब जाता ही नहीं है तो वो फैलेगा नहीं। तो इसलिए देखें, समझने की जरूरत है, डीप स्टडीज करें आप लोग, ताकि आपको पता हो कि इन्फेक्शन की रेंज कहाँ तक है, किस इन्फेक्शन की, ठीक है जनाब। तो ये सारे रीजन जिसकी वजह से हमने भी डिस्कस किया कि जो है ना वायरस फैलता है फ्रॉम 1% टू फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, ठीक है जनाब। सबसे बेहतरीन जरिया क्या है वायरस से बचने का या बीमारी से बचने का? क्वारंटाइन।
जिसको हो गया है सबसे पहले उसका इलाज करे, तो उसको हेल्दी पर्सन से दूर कर दे, वरना उसके साथ रहेगा तो उसको भी फैलाएगा, जो इस वक्त कोरोना वायरस के साथ हम एहतियाती तदबीर सारी की सारी कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंट्रोल क्या है? हमने ये तो बता दिया आपको कि प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल क्या है। कंट्रोल याद रखें, किसी भी वायरस का कोई इलाज नहीं है, वायरस का इलाज ही नहीं है, वायरस की सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस है, एहतियात है। ठीक है ना? एहतियात किन चीजों से एहतियात है? जो अभी भी हमने सारे पीछे आपको बताई, जो भी हमने आपको सारी बातें पीछे बताई कि उन तमाम चीजों से आपने एहतियात करना है। मसलन जो पेशेंट है उसके करीब ज्यादा नहीं जाना, उससे ज्यादा कांटेक्ट, लेकिन उसे आइसोलेट भी नहीं करना। ये बता दूं मैं कि आपके भाई बहन चाचा मामू ताया कजन दोस्त किसी को हो जाता है, उसको आइसोलेट भी नहीं करना, उससे सिर्फ प्रिकॉशंस करनी है। जो उससे अपना सोशल बायकाट नहीं करना है, खुदा ना खास्ता उसे अकेलेपन का एहसास ना हो, उसे ऐसा ना लगे कि मैं खुदा ना खास्ता कोई अछूत हो गया हूँ। तो खुदा ना खास्ता हमको भी हो सकता है, तो अपने ऊपर रख के इंसान सोचे। तो इस्लाम बड़ा जबरदस्त मजहब है, वो यही कहता है प्रॉब्लम हो गई है उसको आप प्रिकॉशन के साथ फेस कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको अकेलेपन का या हकारतपन का एहसास ना हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सारी और डिजीजेस हमारे पास जैसे कि हेपेटाइटिस, लीवर इंफेक्शन कहते हैं, हेपेटा मतलब लीवर, ये हमारी अब नेक्स्ट डिस्कशन में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा था, कितने 5 मिनट मजीद हमारी क्लास करेगा। हेपेटाइटिस, हेपेटा कहते हैं लीवर को, ITIS लिख लिया मैंने बात, ITIS मतलब इन्फेक्शन, हेपेटा कहते हैं लीवर को, ITIS मतलब इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन ऑफ लीवर। ठीक है ना? इसी तरह ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस कहते हैं जबान को, जबान का इन्फेक्शन। ठीक है, इसी तरह कहते हैं डर्माटाइटिस, डर्म कहते हैं स्किन को, डर्माटाइटिस स्किन इन्फेक्शन। ठीक है ना? कैराटाइटिस, रेटिना कैरेटा कहते हैं आंख की इस पुतली को, तो मतलब आंख का इन्फेक्शन कैराटाइटिस कहलाता है। ठीक है ना जनाब? अपना और भी आपके पास ITIS से वर्ड आते हैं, वो सारे आपके इन्फेक्शंस में ही शुमार होता है। अब ये इन्फेक्शन चाहे वायरस से फैले, चाहे बैक्टीरिया से फैले, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, वो सब ITIS में इस्तेमाल होते हैं, मतलब इन्फेक्शन। ठीक है जनाब? तो अब हेपेटाइटिस हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है, किसका? डिजीज का। HIV में अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो बता, पूछ ले। एड्स के हवाले किसी ने क्वेश्चन करना है? ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास जो आपकी बुक में लिखे हैं पेज नंबर 93 में, मैं आपको बता देता हूँ। डेंगू आपने वेल नॉन सुना, मच्छर के जरिए फैलता है। बेसिकली मच्छर का नाम नहीं है, मच्छर के थ्रोम्बोस, उसके मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर ये रहता है डेंगू। जिस तरह मैं आपको बताऊं, प्लाज्मोडियम जो हमारे पास प्रोटोक्सिस्टा की डिजीज है, प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया, मलेरियल प्लाज्मोडियम जिसे कहते हैं, वो भी मच्छर से फैलता है। तो मच्छर का मसला नहीं है, मच्छर के मुंह में रहने वाले पैथोजन का मसला। तो इस तरह डेंगू भी एक वायरस का नाम है जो कि मच्छर के मुंह में रहता है। जब वो मच्छर किसी को काटता है तो मच्छर वो डेंगू फैलाने नहीं आता, मच्छर सिर्फ खून भी नहीं आता, लेकिन उसके थ्रोम्बोस के अंदर क्योंकि वो खून हमारे बॉडी से कनेक्ट होता है, उसकी जो पिल्ली होती है, और वो आरी से काट के जब अपनी स्ट्रॉ डाल के हमारा खून पीता है, जैसे ही कनेक्ट करता है, तो फौरन डेंगू का वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो मलेरिया है उसका जो प्लाज्मोडियम है वो भी ट्रांसफर हो जाता है। तो याद रखें, वायरस खुद जानदार नहीं है, इसलिए दूसरी चीजों के जरिए फैलता है। कीड़े मकोड़ों के जरिए फैलेगा, जैसे आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस आपकी बुक में लिखा हुआ है, आर्बो वायरस जिसे कहते हैं, ये लिखा हुआ सामने, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस मेरे सामने 93 पेज के ऊपर 1 2 3 पैराग्राफ के सेकंड लाइन में। आर्थ्रोपोड वायरस, आर्थ्रोपोड, आर्थ्रो कहते हैं ज्वाइंट्स, पोड्स कहते हैं लेग्स को, यानी कि ऐसे कीड़े जिनकी ज्वाइंट्स लेग्स होती हैं, उनके जरिए से ये वायरस फैलता है, जैसे मकड़ी, जैसे टिड्डा, ग्रास ऊपर, ठीक है ना, मौत, परवाने, ठीक है ना, इनके जरिए से फैलता है। क्यों? इनके मुंह के अंदर ये वायरस रहते हैं, ये फैलता है। तो मच्छर भी उनमें से एक, ठीक हो गई। येलो फीवर, पीलिया, जॉइंटिस की सबसे फर्स्ट फॉर्म, वो भी वायरल डिजीज है, और वो भी कीड़े मकोड़ों के जरिए से, इन्हीं के जरिए से फैलता है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस, थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन, इंसेफेलाइटिस कहते हैं हेड के इन्फेक्शन को, इंसेफेलिक कहते हैं सर को,
एनसेफेलाइटिस मतलब सर हेड जो होता है इनलार्ज हो जाता है, लेकिन ये बाय बॉन्ड बच्चों के अंदर होता है और बच्चों का हेड बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के सेल रब्श हो रहे होते हैं और वो सेल फट के सारा पानी उनका सेल से वही जमा हो रहा होता है, तो सर का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तालू बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर बच्चे का ऑपरेशन होता है, पूरे यहाँ से सर से लेके कमर तक उसका एक ड्रेन पाइप डालता है। ठीक है, एड्स को हमने भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे है रेबीज, जो डॉग के काटने से होती है। तो ये कुत्ते के काटने की बीमारी नहीं है, क्योंकि डॉग के मुंह के अंदर रेबीज का वायरस रहता है। तो इसका मतलब है कि डॉग इज अ ट्रांसमिशन वे। डॉग क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, सिर्फ फैलाने का जरिया। इसलिए रेबीज की वैक्सीनेशन है, डॉग को भी करा दें, जो घर में पालते हैं अपने बच्चों को भी करा देते हैं, डॉग को भी करा देते हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है जनाब, रैप्डो वायरस लिखा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर वायरस, जिसको हमने डायग्राम में भी देखा। ठीक है ना, पैरामेक्सो वायरसेस, ये वो वायरसेस हैं पैरामेक्सो वायरसेस जो थोड़े से शाइनी किस्म के वायरसेस होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो मीजल एंड मम्प्स इन्हीं से होता है। तो आपने ये पेज 93 बहुत गौर से पढ़ना है। पेज नंबर 93 आपने प्लांट वायरल डिजीज जो आपकी बुक के अंदर है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें लाजमी पढ़ना है, क्योंकि इसमें सारी वायरल के क्लासिफिकेशन भी लिखी है और ये भी लिखा है किस किस वायरस से कौन सा होता है। हमारी क्लास खत्म होने वाली है, टाइम खत्म होने वाला है मस्जिद, और लास्ट में लिखा है आपके पास फ्लू फ्लू नजले के माइनस स्टैंड वायरस, नजले के वायरस डिफरेंट 200 वायरस होते हैं, कोल्ड और बुखार के वायरस। ठीक है ना, तो ये पेज नंबर 93 पढ़ लेगा। हमारा आज टॉपिक बनता है वायरल डिजीजेस, जो आपके सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर दी हुई हैं, और स्पेशली सर एक सवाल था। जी बेटा, कितने जल्दी से। ये रेबीज जो है ना, जो कुत्ते के अंदर होते हैं, वो काटने से फैलता है, उसके छींक से भी फैल सकती है? देखिए हम क्या कह रहे हैं, कांटेक्ट से फैलता है। जब तक रेबीज का वायरस हमारे ब्लड में शामिल नहीं होगा, अगर कुत्ते ने छींका और उसके खुदा ना खासा उसको कोई लिक्विड आपके जख्म के अंदर से शामिल हो गया, तब भी हो जाएगा। कुत्ते के काटने से क्यों फैलता है? क्योंकि जब बाइट करता है तो खून तक पहुंच जाता है, इसलिए फैल जाता है। इसलिए डॉक्टर फौरन पूछता है, अगर कुत्ते